गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है एसिड्स एंड बेस, जिसके पार्ट नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। यह इसको बोला जाता है अम्ल व क्षार। अम्ल व क्षार ये टॉपिक बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में भी लगता है और बीएससी सेकेंड ईयर में भी लगता है। बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनका ये टॉपिक पूरा हो चुका है, लेकिन बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनका ये टॉपिक नहीं पूरा हुआ, इसलिए हम इसको कर रहे हैं और जो बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो इसका रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए अम्ल और क्षार क्या होता है, ये हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर सकते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले हम अम्ल की या एसिड की बात कर रहे हैं। एसिड्स क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं। ये एसिड जो है वो एसिडस शब्द से मिलकर बना है, जिसका एसिडस जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल होते हैं। जो स्वाद में क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे, वे सारे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो एसिड के लिए अपने ऐसे कह सकते हैं कि स्वाद में खट्टे हैं वो क्या है? अम्ल है। और ये क्या कर सकते हैं? नीले लिटमस पत्थर को लाल कर सकते हैं, लाल कर सकते हैं। इस आधार पर एसिड क्या होता है उसको फिक्स किया। फिर उसके बाद में बेस या क्षार क्या होते हैं? ये खट्टे होते हैं तो ये क्या होते हैं? कड़वे। तो ये क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। ऐसे कह दिया। ये नीले लिटमस पत्थर को लाल करते हैं तो ये लाल लिटमस पत्थर को, ये लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। इस आधार पर इन्हें अम्ल और क्षार में डिवाइड किया गया। लेकिन हम इन दो बातों से अम्ल और क्षार का डिवाइडेशन नहीं कर सकते, इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों ने अम्ल और क्षार से संबंधित धारणा को करने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। अलग अलग सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे। अम्ल और क्षार से संबंधित सिद्धांत आर्हेनियस का सिद्धांत, ब्रोंस्टेड-लोरी का सिद्धांत, लक्स-फुलेट अवधारणा, इस तरीके की लुईस से कल्पना। इस आधार पर अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार, लुईस अम्ल, लुईस क्षार, इन सभी का हम अलग अलग डिवाइडेशन कर सकते हैं। इन सिद्धांत के द्वारा हम एक एक को सिद्धांत को पढ़ेंगे, उन सिद्धांत के अंदर क्या क्या कमियां रही, उन कमियों को दूसरे सिद्धांत के द्वारा दूर की गई। पेपर में ये आपसे कोई नहीं पूछेगा अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, अम्ल क्षार में अंतर बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अम्ल और क्षार से संबंधित जो सिद्धांत हैं वही आते हैं पेपर में और वो सिद्धांत हम पढ़ेंगे। तो ये तो थी
बेसिक सा नॉलेज जो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, आप सभी भी जानते हो कि अमल क्या होता है, क्षार क्या होता है। अब हम इनके सिद्धांतों की बात करेंगे। सिद्धांतों की बात करते हैं तो सबसे पहला सिद्धांत आता है आरहेनियस का सिद्धांत। आरहेनियस के सिद्धांत के अनुसार, ये सिद्धांत आरहेनियस ने दिया था, इसी के नाम पर ये कह दिया कि ये आरहेनियस का सिद्धांत है। आरहेनियस का सिद्धांत ये कहता है कि अम्ल वो होता है जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देता है, और क्षार वो होता है जो जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन देता है। ये आरहेनियस ने बताया था, इसलिए इस सिद्धांत को आरहेनियस का सिद्धांत कह दिया गया। तो आरहेनियस के सिद्धांत के अकॉर्डिंग अम्ल वे हैं जो H पॉजिटिव आयन देते हैं, जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं। अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं। जैसे हमारे पास HX है, ये जल में घुल रहा है और H पॉजिटिव और X नेगेटिव, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रही है, H पॉजिटिव आयन प्राप्त हो रहे हैं। तो ये क्या होता है, अम्ल होता है। H पॉजिटिव आयन को हाइड्रोजन आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन आयन। उसके बाद में क्षार के लिए कहा गया, तो क्षार वे हैं जो जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन देते हैं, आयन देते हैं। OH नेगेटिव आयन क्या है, हाइड्रोक्सी आयन है। क्या है, हाइड्रोक्सी आयन है। अब देखिए, H पॉजिटिव आयन देने के अकॉर्डिंग अगर एग्जाम्पल किया जाए तो हमारे पास HCl जल में घोलेंगे, H पॉजिटिव आयन दे रहा है। हमारे पास H2SO4 जल में घोलेंगे, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। हमारे पास CH3COOH जल में घोलेंगे, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। क्या कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं। सब के अंदर यही कंडीशन हो रही है। तो अम्ल वे हैं इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं, और क्षार वो हैं जो हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। क्षार के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल की बात करते हैं अपने। जैसे हमारे पास NaOH जल में घोल लिया, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, KOH जल में घोल लिया, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। हमारे पास NH4OH जल में घोला, तो क्षार वे हैं जो हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। OH नेगेटिव का मतलब जो हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। अब हमने अम्ल की बात की, क्षार की बात की। अम्ल वो है जो H पॉजिटिव आयन देते हैं और क्षार वो है जो OH नेगेटिव आयन देते हैं। लेकिन ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन उस सॉल्यूशन के अंदर ही होते हैं। ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन आपस में विक्रिया करके क्या कर सकते हैं, ये H पॉजिटिव
और OH नेगेटिव आपस में विक्रिया करके क्या बना सकते हैं? H2O बना सकते हैं, वाटर बना सकते हैं। अब बात ये आती है कि इन्होंने वाटर बना लिया और अगर H2O को तोड़ा जाए तब भी ये OH पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। अब इसी के अंदर अम्ल क्षार की बात आई। अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बराबर संख्या में हो तो वो विलयन उदासीन माना जा सकता है। तो उदासीन विलयन वही विलयन होगा जिसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों की संख्या बराबर होगी। उदासीन विलयन वह विलयन होता है जिसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों की संख्या बराबर होती है, वो विलयन उदासीन विलयन होता है। ठीक है। अब अम्लीय विलयन कौन सा होगा? अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, इसके आधार पर हम अम्लीय, क्षारीय विलयन और उदासीन विलयन को डिसाइड कर सकते हैं। उदासीन विलयन, अम्लीय विलयन वो होता है जब H पॉजिटिव आयनों की संख्या OH नेगेटिव आयनों की संख्या से अधिक हो। क्षारीय विलयन वो होता है जिसमें OH नेगेटिव आयनों की संख्या H पॉजिटिव आयनों की संख्या से ज़्यादा हो। और उदासीन विलयन वो होता है जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों की संख्या बराबर हो। वो विलयन कैसा होता है? उदासीन विलयन होता है। तो आर्यनीय सिद्धांत के अंदर हम अम्ल क्षार को तो डिसाइड कर सकते हैं, इसके अलावा अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन को भी डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ हम ये कहते हैं कि अम्ल वो है जो H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो इसका मतलब जहाँ H पॉजिटिव आयनों की संख्या ज़्यादा होगी वो अम्लीय नेचर का होगा, और जहाँ OH नेगेटिव आयनों की संख्या ज़्यादा होगी वो क्षारीय नेचर का होगा। तो अम्लीय विलयन वही होता है जहाँ पर H पॉजिटिव आयनों की संख्या ज़्यादा होती है, और क्षारीय विलयन वह होता है जहाँ OH नेगेटिव आयनों की संख्या ज़्यादा होती है, और जब दोनों की संख्याएं बराबर हो जाती हैं तो वो विलयन उदासीन विलयन माना जाता है। आर्यनीय सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमें ऐसा ही कहा गया था, आर्यनीय ने इस प्रकार ही डिसाइड किया था। और हम आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार अम्लों व क्षारों की सामर्थ्य बता सकते हैं, उनका जो वियोजन स्थिरांक है उसका मान कैसा होगा वो भी बता सकते हैं, तो वो भी करेंगे हम। तो सबसे पहले एक बार फिर देख लीजिए इस सिद्धांत को। आर्यनीय सिद्धांत वे जो H पॉजिटिव आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में रिएक्शन करके वाटर बना सकते हैं, वाटर विकसित होकर H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन दे सकते हैं। अम्ल का एग्जाम्पल ले तो HCl एक अम्ल है क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन दे रहा है और Cl नेगेटिव में टूट रहा है। H2SO4 एक अम्ल है जो H पॉजिटिव आयन दे रहा है, HSO4 में टूट रहा है। CH3COH CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूट रहा है, अम्ल है। NaOH Na प्लस OH नेगेटिव आयन बना रहा है। KOH OH नेगेटिव आयन दे रहा है। NH4OH OH नेगेटिव आयन दे रहा है, तो H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं वो अम्ल, और OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्षार होते हैं। अगर हम इनके आधार पर अम्लीय, क्षारीय विलयन डिसाइड कर सकते हैं। जब H पॉजिटिव आयनों की संख्या OH नेगेटिव आयनों से ज़्यादा है तो वो विलयन अम्लीय होगा। OH नेगेटिव आयनों की संख्या ज़्यादा है तो विलयन क्षारीय होगा, और अगर दोनों की संख्याएं बराबर होती हैं तो वो विलयन उदासीन विलयन माना जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार अपने इनकी अम्लीय व क्षारीय सामर्थ्य देख सकते हैं कि अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्य को किस प्रकार डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आर्यनीय का सिद्धांत था, और इसके आधार पर अपने आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार अम्लीय व क्षारीय सामर्थ्य को भी देखेंगे।
अब हम बात करते हैं आर्यन सिद्धांत के अनुसार आर्यन सिद्धांत के अनुसार अम्लीय व क्षारीय सामर्थ्य। अब देखिए ये क्या करते हैं, जो अम्लीय क्षारीय सामर्थ्य की बात करते हैं, किसकी अम्लीय सामर्थ्य कितनी है और किसकी अम्लीय सामर्थ्य कम है या अधिक है, इसको हम डिसाइड करेंगे अम्लीय सामर्थ्य से। अब देखिए यहाँ पर हम अम्लों को प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में बांटेंगे, क्षारों को प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारों में बांटेंगे। तो अम्ल और क्षार 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल, एक होता है प्रबल क्षार, एक होता है दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल वो अम्ल होता है जो H पॉजिटिव आयन ज़्यादा मात्रा में दे रहा हो, जिसमें H पॉजिटिव आयनों की संख्या ज़्यादा हो या जिनमें वियोजन अधिक हो रहा हो और वियोजन करके वो H पॉजिटिव आयन ज़्यादा दे रहे हो, तो वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और वो भी कौन से अम्ल, प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन कम मात्रा में देते हैं, कम मात्रा में वियोजन करेंगे, H पॉजिटिव आयनों की संख्या कम होगी, वो दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। प्रबल क्षार वो होंगे जो OH नेगेटिव आयन अधिक संख्या में देंगे, जिनके अंदर वियोजन ज़्यादा होगा। और दुर्बल क्षार जो OH नेगेटिव आयनों की संख्या कम होगी, वो क्या हो जाएंगे, दुर्बल क्षार हो जाएंगे। तो पहले हम अम्लों की सामर्थ्य की बात करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार अम्लों को प्रबल अम्ल तब भी कहा जा सकता है जिनके अंदर वियोजन अधिक मात्रा में हो, जिनके अंदर H पॉजिटिव आयनों की संख्या ज़्यादा हो, वो प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। जैसे हमारे पास HCl है, वो प्रबल अम्ल है, हमारे पास क्या है, प्रबल अम्ल है, ठीक है। और वो किस में टूट रहा है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट रहा है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट रहा है। अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक को K से शो किया जाता है। अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक, अम्ल वियोजन स्थिरांक होता है Ka, और फर्स्ट अम्ल के लिए तो Ka1 हो जाएगा। वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट बटा में रिएक्टेंट के बराबर, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बटा में HCl के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा हम ले लें CH3COOH, ये क्या होता है, दुर्बल होता है, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे तो ये CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटेगा, ठीक है। और इसके लिए वियोजन स्थिरांक Ka यहाँ फर्स्ट और यहाँ सेकंड, तो Ka2 हो गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव के बराबर, और CH3COOH। तो ये Ka2 हो गया, ये Ka1 हो गया। तो Ka1 का मान Ka2 से अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि HCl एक प्रबल अम्ल है जिसके अंदर H पॉजिटिव आयनों की संख्या ज़्यादा है, वियोजन स्थिरांक का मान भी अधिक है। और Ka2 है वो दुर्बल अम्ल है जिसमें वियोजन स्थिरांक का मान भी कम है। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रबल अम्ल वही अम्ल होता है जिनमें वियोजन अधिक संख्या में हो,
H पॉजिटिव आयन अधिक संख्या में हो, वियोजन स्थिरांक का मान अधिक हो, वो प्रबल अम्ल होता है। और दुर्बल अम्ल जिनमें वियोजन कम संख्या में हो, H पॉजिटिव आयन कम मात्रा में मुक्त करता हो, वियोजन स्थिरांक का मान कम हो, तो यहाँ पे हमने HCl को प्रबल अम्ल लिया। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयनों में टूट रहा है, ये H पॉजिटिव आयन ज़्यादा मात्रा में दे रहा है, तो वियोजन स्थिरांक का मान भी अधिक होगा, क्योंकि वियोजन स्थिरांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H पॉजिटिव आयनों के। तो H पॉजिटिव आयन जितने ज़्यादा उतना ही वियोजन स्थिरांक का मान ज़्यादा होगा। H पॉजिटिव आयन जितने कम उतना ही वियोजन स्थिरांक का मान कम होगा, क्योंकि वियोजन स्थिरांक H पॉजिटिव या हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के समानुपाती होते हैं। तो H पॉजिटिव आयन जितने ज़्यादा होंगे वियोजन स्थिरांक का मान उतना ही अधिक होगा। उसी प्रकार हम अम्ल की बात होगी, क्षार की बात करते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं KOH। KOH क्या है? प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है। इसको तोड़ रहे हैं हम, तो ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट रहा है। OH नेगेटिव आयन दे रहा है, इसलिए वो क्षार है। वियोजन स्थिरांक K और बेस के लिए तो KB हो जाएगा, और फर्स्ट के लिए तो KB1 हो जाएगा। इस प्रकार शो कर सकते हैं हम। तो ये बराबर हो जाएगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव के और अपोन में KOH। ठीक है, ये तो प्रबल अम्ल की बात हो गई। साथ में इसके हम लेते हैं दुर्बल क्षार NH4OH। वो क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है, दुर्बल क्षार। इसको तोड़ेंगे तो ये NH4 पॉजिटिव में टूटेगा प्लस OH नेगेटिव में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर KB2 बराबर NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और ये NH4OH। तो यहाँ पर KB फर्स्ट का मान ज़्यादा होगा KB सेकंड से। KB फर्स्ट का मान ज़्यादा होगा KB सेकंड से। तो प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार OH नेगेटिव आयन ज़्यादा मात्रा में दे रहा है, वियोजन स्थिरांक का मान ज़्यादा है प्रबल क्षार के लिए, और दुर्बल क्षार में OH नेगेटिव आयन कम दे रहा है, तो वियोजन स्थिरांक का मान कम है, क्योंकि जो वियोजन स्थिरांक है वो OH नेगेटिव आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए OH नेगेटिव आयन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही क्षारीय वियोजन स्थिरांक का मान ज़्यादा होगा। तो ये हमने बात की आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार अम्लीय क्षारीय प्रवृत्ति की प्रबल अम्ल, जिसके लिए Ka1 वियोजन स्थिरांक, H पॉजिटिव आयन ज़्यादा तो Ka1 का मान ज़्यादा, H पॉजिटिव आयन कम तो Ka2 का मान कम, तो Ka1 का मान Ka2 के मान से अधिक होता है। और यहाँ पर KOH प्रबल क्षार K पॉजिटिव OH नेगेटिव आयनों में टूट रहा है, Kv1 का मान ज़्यादा क्योंकि OH नेगेटिव आयन ज़्यादा है, और Kb2 का मान कम क्योंकि OH नेगेटिव आयन कम है, तो Kv1 का मान Kb2 से अधिक होगा। तो ये आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार हमने अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्य की बात की। तो अब मुझे लगता नहीं कि आप वो अम्ल या क्षार से संबंधित आर्यनीय सिद्धांत की कुछ बातें समझ ना आई हो, क्योंकि आर्यनीयस ने इतनी बढ़िया तरीके से बता दिया। सीधा सा मतलब 2 ही लाइनें याद रखनी, H पॉजिटिव आयन या H पॉजिटिव आयन दे रहे वो अम्ल और OH नेगेटिव आयन दे रहे वो क्षार, क्योंकि इस सिद्धांत का यही निष्कर्ष निकल रहा है। आर्यनीयस ने ये सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन इसकी कुछ कमियां रह गई जिन्हें ये नहीं बता सका। तो उन कमियों की हम बात करते हैं।
तो आरएनएस सिद्धांत की कमियां, आरएनएस सिद्धांत की कमियां या सीमाएं एक ही बात होती है। कई बार पेपर में कमियां ना दे करके सीमाएं पूछ लिया जाता है, सीमाएं, लिमिट्स। आरएनएस सिद्धांत की कमियां, पहली कमी HCl गैसीय अवस्था में भी अम्लीय व्यवहार शो करता है। गैसीय अवस्था में अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। गैसीय अवस्था में भी अम्ल की भांति व्यवहार करता है। तो HCl अम्ल है, ये उसने कह दिया कि H पॉजिटिव आयन दे रहा है, लेकिन उसने ऐसी कोई भी बात नहीं की कि कब सॉलिड फॉर्म होगी, कब लिक्विड फॉर्म होगी, कब गैसीय अवस्था में वो H पॉजिटिव आयन देंगे। मतलब अम्ल जो होते हैं वो H पॉजिटिव आयन देते हैं तो वो अम्ल है, चाहे वो कोई भी अवस्था हो। तो इसने गैसीय अवस्था के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया था आरएनएस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है। दूसरा, CO2 और SO2, ये क्या है? गैसें हैं। ठीक है। CO2 को बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 को बोला जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों ही क्या हैं? गैसें हैं और दोनों ही अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, अम्ल की भांति व्यवहार शो कर रही है, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित कर रही हैं। लेकिन आरएनएस सिद्धांत क्या कहता है? जल में घोलने पर जो H पॉजिटिव आयन देंगे ना वही अम्ल होंगे, लेकिन इसमें तो कोई H पॉजिटिव आयन है ही नहीं भी, ना तो CO2 के अंदर है H पॉजिटिव आयन और ना ही SO2 के अंदर है H पॉजिटिव आयन। उसके बावजूद भी ये अम्लीय व्यवहार शो करती हैं, और वो भी कौन सी? प्रबल अम्लीय व्यवहार और शो करती है। प्रबल अम्लीय गैसें मानी जाती हैं, इनको प्रबल अम्लीय गैसें कहा जाता है। लेकिन आरएनएस ने अपने सिद्धांत में कहीं भी कोई गैस का जिक्र ही नहीं किया, कोई चर्चा ही नहीं की उसने कि भी इस प्रकार की कोई गैसें होती हैं जो अम्ल की भांति व्यवहार कर सकती हैं। तो ये इस सिद्धांत की दो प्रमुख कमियां थीं। इन कमियों को आगे आने वाले वैज्ञानिकों ने देखा और इन कमियों को दूर करते हुए आगे भी सिद्धांत दिए गए हैं, जिनकी चर्चा भी हम करेंगे। जैसे नेक्स्ट हमारा सिद्धांत जो आएगा वो ब्रोंस्टेट-लोरी का सिद्धांत, और उसके बाद में लक्स फ्लड थ्योरी और लुईस सहकल्पना। ये सिद्धांत जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दो कमियां थी इस सिद्धांत की। HCl गैसीय अवस्था में अम्लीय व्यवहार शो कर सकता है, लेकिन आरएनएस ने नहीं बताया। और CO2 और SO2 गैसें हैं जो अम्लीय व्यवहार शो कर सकती हैं, और वो भी कौन सी? प्रबल अम्लीय गैसें हैं। और गैस का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया गया। चलो HCl के बारे में तो ऐसे सोच लें कि आरएनएस ने ऐसा कहा था कि भी जल में घोलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं भी। HCl में तो फिर भी H पॉजिटिव आयन है, सोच लिया जाए, लेकिन गैसीय अवस्था वगैरह का कोई जिक्र नहीं किया, कोई चर्चा नहीं की। और जो CO2 और SO2 गैस से ये अम्लीय व्यवहार शो करती हैं, इनके अंदर तो कहीं कोई H पॉजिटिव आयन नहीं होते। तो ये इसी सिद्धांत की दो प्रमुख कमियां रही थी। इस सिद्धांत को हमने कंप्लीट कर लिया। और दूसरा ब्रोंस्टेट-लोरी सिद्धांत, इन कमियों को दूर करते हुए वो सिद्धांत दिया गया है, कुछ कमियां दूर कर सकता है। तो ब्रोंस्टेट-लोरी सिद्धांत को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ देंगे। इस क्लास का यही समापन होता है। धन्यवाद।